एवरीवन, दिस इज़ एलीज़र फिनेस एंड यू आर वाचिंग एलीज़र एजुकेशन एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट पार्ट अपलोड हो रहा है सेकेंड ईयर बॉटनी सॉल्व टारगेट पेपर का। इससे पहले जो है मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है टारगेट पेपर के उस पर 2 पार्ट्स बना चुका हूँ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और ये जो पार्ट है ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। तो आज के इस वीडियो में जितने भी जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस थे जो रह गए थे तो आज के इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। आए हम लोग बढ़ते हैं अपने बगैर टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। तो भाई आज का जो फर्स्ट सवाल है वो है व्हाट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होता है और मतलब कि और या तो ये ऐसे आता है और दूसरी तरह भी ये सवाल जो है जाकर पेपर में आ सकता है, जैसे डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन आर इन डेंजर ऑफ बीइंग बॉर्न विद द डिजीज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, वो कैसे एक डेंजर में होते हैं अगर वो पैदा हों इस डिज़ीज़ के साथ जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो ये जो है ये सवाल है ये आपने बताना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी देख लेते हैं कि ये क्या कैसे ये है और ये क्या बीमारी का रीज़न क्या होता है। तो इफ़ एन RH नेगेटिव वुमेन मैरिज विद RH पॉजिटिव मैन then their children are most likely to have RH positive because RH positive blood is dominant genetic trait। तो भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो RH जो है ये रीसस है, ठीक है। रीसस एक डिज़ीज़ है जिसको RH कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमें एक कंडीशन दी गई है कि अगर एक वुमेन RH नेगेटिव वुमेन है और वो अगर शादी करती है RH पॉजिटिव मैन से तो उनका जो बच्चा होगा आगे तो उनका बच्चा बिल्कुल जो है वो RH पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो RH पॉजिटिव जो जीन है वो एक डोमिनेंट जेनेटिक ट्रेट है, इस वजह से जो उनका बच्चा होगा वो मोस्ट लाइकली क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। तो हर फर्स्ट RH पॉजिटिव चाइल्ड विल ट्रिगर RH एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन हर ब्लड। अब जाहिर सी बात है कि उसका जो बच्चा होगा वो RH पॉजिटिव बच्चा होगा, तो वो जो है वो मदर की बॉडी के अंदर RH की जो है रीसस फैक्टर की जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा उसके ब्लड के अंदर, माँ के ब्लड के अंदर। तो हर सेकंड RH पॉजिटिव चिल्ड्रन विल बी इन डेंजर टू बॉर्न विद एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। लेकिन देखें जो पहला वाला जो बच्चा होगा ना इनका, अगर कोई RH नेगेटिव वुमेन और RH पॉजिटिव मैन का जो पहला चाइल्ड होगा वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन जब सेकंड चाइल्ड होगा जाहिर सी बात है कि RH की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मदर में प्रोड्यूस होना शुरू हो गई हैं। तो जब उनका दूसरा बच्चा होगा तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होगा, इस खतरे में कि वो इस डिज़ीज़ के साथ पैदा हो सकता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बिकॉज द मदर्स RH एंटीबॉडी इन्वेड फीटस एंड अटैक इट्स रेड ब्लड सेल्स कॉजिंग द चाइल्ड टू बी बॉर्न सेवेरली एनीमिक। तो ये जो है इसमें होता क्या है कि जो RH की एंटीबॉडी है, रीसस फैक्टर की जो एंटीबॉडी है वो फीटस के अंदर इन्वेड करके जो बच्चे का रेड ब्लड सेल्स होता है वहाँ पर जाकर अटैक करेगा, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो बच्चा होगा वो एनीमिया का शिकार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सीवियरली एनीमिक का पेशेंट हो जाएगा और जिसके बचने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। यहाँ पर जाकर ये आपका सवाल ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है राइट अ नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की आपने हेडिंग देनी है। तो फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स डज नॉट पोज सीरियस प्रॉब्लम्स। और ये है कि काफ़ी रीजंस की वजह से जो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है वो कोई भी सीरियस प्रॉब्लम कॉज नहीं करती। फर्स्ट द रेट ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस इज़ मच लेस दैन द एनिमल्स ऑफ सेम वेट और मास। तो जो होता है सबसे पहले क्या बात है कि जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स ऑफ सेम वेट और मास। फिर आता है मोर ओवर द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ कैटाबॉलिज्म आर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन देयर एनाबॉलिक प्रोसेस। और अगर देखते हैं नेक्स्ट ये है कि जो कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होता है उसके ज़रिए में से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं अपने एनाबॉलिक प्रोसेस में। ग्रीन प्लांट्स डज नॉट एक्सक्रीट नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करते। द सब्सटेंसेज विच आर एक्सक्रीटेड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड सी जो है आइंस।
तो हमें ये बताया जा रहा है जो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करते, वो जो चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं 3 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वाटर, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड देन आयंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होता है। तो द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अच्छा, जो प्लांट्स के अंदर से जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, विच डिफ्यूजेस आउट थ्रू स्टोमेटा और बाय एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय 2 मेथड्स। और ये जो पानी है या तो ये स्टोमेटा के ज़रिए बाहर निकलता है या तो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और ये 2 मेथड्स के ज़रिए से निकल सकता है, या तो ट्रांसपायरेशन या गटेशन की वजह से। अब देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या है। तो प्लांट्स गेट रिड ऑफ सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स विच डिफ्यूजेज आउट थ्रू स्टोमेटा और बाय एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अच्छा, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में निकले, या तो वो स्टोमेटा के फॉर्म में स्टोमेटा के ज़रिए या एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट के जरिए निकले, तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास गटेशन। तो गटेशन क्या है? सम लैंड प्लांट्स एक्सूड वाटर बाय पॉइंट्स कॉल्ड हाइडाथोर्स फाउंड एट द मार्जिन एंड एपेक्स ऑफ लीव्स। अच्छा, गटेशन क्या है? कुछ जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो जो पानी है उसको एक्सक्रीट आउट कैसे करते हैं? हाइडाथोर्स के ज़रिए। और हाइडाथोर्स क्या होते हैं? हाइडाथोर्स वो होते हैं जो लीफ के ऊपर, लीफ के बिल्कुल एपेक्स मतलब कि लीफ के टिप के ऊपर जो ओपनिंग होती है वहाँ से अगर जो इनका पानी है वो एक्सक्रीट आउट हो, फिर जाकर उससे उस प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। तो वही यहाँ लिखा है, द रिमूवल ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड गटेशन। सिंपली ये याद रखिएगा कि जो ट्रांसपायरेशन होता है वो इन द फॉर्म, अगर कोई रिमूवल ऑफ वाटर जो है अगर वेपर फॉर्म में हो तो वो जो है ट्रांसपायरेशन प्रोसेस कहलाएगा। अगर जो रिमूवल ऑफ वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में हो तो वो गटेशन कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो कैसे रिमूव होती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स अंडरगोज फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। भाई इतना तो हमें पता है कि जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, और जो ऑक्सीजन उनके अंदर स्टोर होती है उसको रिलीज़ कर देते हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अब देखते हैं कि देखिए फोटोसिंथेसिस तो तब होती है जब सनलाइट मौजूद हो, लेकिन जब सनलाइट ना हो फिर क्या होता है। तो अभी देखते हैं कि बट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस एंड इन द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन द प्लांट्स यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब सनलाइट नहीं होती, जब सनलाइट एब्सेंट होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो उसके ज़रिए क्या रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। मतलब कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल उलट है। फिर है आयंस। आयंस को कैसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है प्लांट्स में। तो आयंस प्रेजेंट इन एक्सेसिव कंसंट्रेशन combines with organic compounds and are deposited in dead cells such as heartwood and bark or in the cells which are at the point of their death। अच्छा, जब जो आयंस है वो प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में या बहुत ज़्यादा मकदार में भरना स्टार्ट हो जाएं, तो ये जो आयंस हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर डेड सेल्स के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि हार्टवुड हो गया, बार्क हो गया, या ऐसे सेल्स जो कि बिल्कुल अपने डेथ के करीब हैं। तो ऐसे यहाँ पे जाकर जब जो डेथ सेल्स के पास जब जाते हैं ये आयंस, तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो अपने आप ही ऐसे जो आयंस हैं वो प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका यहाँ से ख़त्म होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जेनेटिक कोड का। अब जिनके पास सामने होगा टारगेट पेपर वो कंफ्यूज होंगे कि यार जो टारगेट पेपर है उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये लिखा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो जो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ है वो ऑलरेडी मैं जो आपका लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, पार्ट 2 जो मैंने अपलोड किया है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, तो उसके अंदर मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। तो वो वाली वीडियो ओपन करके आप वो देख लें, और फिर आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पहले ये देख लीजिए, बाद में वो देख लीजिएगा, जैसे आपको सही लगता है। क्योंकि मैं जो हूँ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मैं कोई भी आंसर स्किप नहीं कर रहा, एक एक आपको आंसर करवा रहा हूँ, और वो जो आंसर है वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ।
तो अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। उसके सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है राइट अ नोट ऑन जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड की फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डालनी है। तो पढ़ते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है। अ कोड ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेसिस और ट्रिपलेट्स विच कैरीज इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएनए। अच्छा, ये एक कोड होता है 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का, यहाँ इसे ट्रिपलेट्स भी कहा जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करता है जो कि डीएनए के अंदर होता है और आरएनए के ज़रिए क्या होता है, ये जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मतलब कि प्रोटीन बनाते हैं। जो जेनेटिक कोड है ये इसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो दिस कोड ऑफ 3 बेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। और इसी 3 बेसिस की जो 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का जो कोड होता है इसे ही जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो देयर आर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अगर देखा जाए तो 20 मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं दैट फॉर्म प्रोटीन and 4 kinds of bases that form 4 kinds of nucleotides in DNA। तो भाई 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं और 4 किस्म के बेसिस को फॉर्म करते हैं। और ये जो 4 किस्म के बेसिस होते हैं वो फर्दर जो हैं वो 4 काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करते हैं जो कि डीएनए के अंदर होते हैं। मैं दोबारा बता दूं, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखा जाए तो 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं और 4 मुख्तलिफ़ किस्म के नाइट्रोजिनस बेसिस को फॉर्म करते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अभी जो 4 किस्म के नाइट्रोजिनस बेसिस है ना, ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करते हैं जो कि डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि इन 1961 फ्रांसिस क्रिक एंड 3 वर्कर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट दिस हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट। अब 1961 के अंदर फ्रांसिस क्रिक है। फ्रांसिस क्रिक जो थे जिन्होंने वो था ना मॉडल ऑफ डीएनए बनाया था जेम्स वाटसन के साथ मिलकर। तो फ्रांसिस क्रिक अपने ना 3 जो को-वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर जब इस पे गौर फ़िक्र किया इस हाइपोथेसिस पे, तो उन्होंने देखा कि ये जो बात है ये करेक्ट है। सो देयर आर 64 पॉसिबल कोड्स टू स्पेसिफाई 20 अमाइनो एसिड्स एंड दीज कोड्स आर मोर देन इनफ। तो उन्होंने ये बताया कि 64 पॉसिबल कोड्स होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं और ये जो कोड्स हैं ये इनफ होते हैं। तो आउट ऑफ 64 कोड्स देयर आर 3 कोड्स विच स्पेसिफाई स्टॉप। अच्छा, जो 64 कोड्स होते हैं उनमें से 3 ऐसे कोड्स हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि ये प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाना चाहिए। और वो जो स्टॉप के जो कोड्स हैं वो है UAA, UAG एंड UGA। तो ये 3 जो कोड्स हैं ये स्टॉप के हैं और एक ऐसा कोड है, ये 64 कोड्स हैं ना, इनमें से 3 जो कोड हैं वो स्टॉप के हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिए, और एक जो कोड है वो है स्टार्ट का जो कि स्टार्ट को स्पेसिफाई करता है और वो क्या है AUG स्टार्ट को स्पेसिफाई करता है। तो इफ़ वी एज्यूम दैट 1 न्यूक्लियोटाइड विल कोड 1 अमाइनो एसिड देन टोटल 4 अमाइनो एसिड विल बी कोडेड। अच्छा, अगर हम देखते हैं अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, तो इसका मतलब कि 4 अमाइनो एसिड कोडेड होंगे। भला क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका डीएनए होता है उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को फॉर्म करेगा या कोड करेगा तो इसका मतलब कि 4 अमाइनो एसिड कोड होंगे। सिमिलरली इफ़ 2 न्यूक्लियोटाइड्स विल कोड 1 अमाइनो एसिड देन टोटल 16। ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो टोटल 16 अमाइनो एसिड्स। इसी तरह अगर हम अज्यूम करते हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को अगर वो कोड करते हैं तो उसका मतलब कि 16 अमाइनो एसिड्स जो है वो कोड होंगे, विच इज़ नॉट इनफ। ये इनफ नहीं है टू कोड हमने, क्योंकि इसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स कोड करने होते हैं ना। 20 अमाइनो एसिड मैंने आपको पहले ही बताया कि 20 अमाइनो एसिड्स कोड करने हैं। तो अगर 2 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो 16 अमाइनो एसिड्स कोड होंगे। तो 16 क्या होता है? 20 से कम होता है, तो ये इनफ नहीं होंगे। अगर हमने 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करना है तो बट इफ़ 3 न्यूक्लियोटाइड्स विल कोड 1 अमाइनो एसिड देन टोटल 64 कोड्स, दीज 64 कोड्स आर मोर देन इनफ। तो आगे यही लिखा होगा मोर देन इनफ टू कोड 20 अमाइनो एसिड्स। तो मैं आपको बता देता हूँ
कि अगर जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक अमाइनो एसिड को किधर गए, हाँ, अगर 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं तो टोटल क्या होगा, देखिए ना, 4 को 3 टाइम्स करें तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 64, तो जो 64 अमाइनो एसिड्स हैं कोड हो जाएंगे। और जो ये जो 64 कोड्स हैं ये 20 से ज़्यादा ही ना, ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अमाइनो एसिड ज़्यादा कोड हो जाए लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो जो 64 हैं वो 20 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब कि टोटल जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। तो ये जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो है जेनेटिक कोड का, जिससे प्रोटीन को हम लोग सिंथेसिस करते हैं। जब 20 जो है अमाइनो एसिड्स कोड हो जाते हैं फिर जाकर जो प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब नेक्स्ट जो आपके पास सवाल है वो है ग्रोथ कोरिलेशन का। आप देख सकते हैं अपने टारगेट पेपर के अंदर भी, लेकिन अगेन ये वाला जो कोरिलेशन वाला सवाल है ये भी मैं आपको कंप्लीट जो है लास्ट वीडियो में जो पार्ट 2 मैंने अपलोड किया है सॉल्व टारगेट पेपर का, तो उसके अंदर मैं आपको कम्प्लीटली ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको पूरा समझा चुका हूँ। तो ये भी आप लास्ट वीडियो से जाकर देख सकते हैं, मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये जो सवाल है ये मैं आपको ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जो लास्ट वीडियो है वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उसका मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो हम लोग ये कोरिलेशन तो हो गया। तो नेक्स्ट जो है हमारा सवाल वो है टिश्यू कल्चर का। तो हम लोग उस सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो आंसर मौजूद है टिश्यू कल्चर का। तो हम लोग जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर इज़ अ टेस्ट ट्यूब मेथड विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड क्लोन नोवेल प्लांट वैरायटीज़। जो टिश्यू कल्चर जो है ना ये एक टेस्ट ट्यूब का मेथड है जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो क्रिएट करते हैं कोई भी अलग अलग प्लांट की वैरायटीज़ को, और क्लोन करना मतलब कि एग्जैक्ट जो प्लांट है सेम टू सेम उसी की तरह का जो प्लांट है उसी की कॉपी हम लोग तैयार करते हैं टेस्ट ट्यूब के ज़रिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ कि कोई ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में फल प्रोवाइड कर रहा है, फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसके मुकाबले में कोई भी ऐसा जो दरख्त है वो नहीं है, बाकी सब नॉर्मल देते हैं, और जो मतलब कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमें सेम टू सेम चाहिए कि हम लोग उसी की तरह जो प्लांट है वो हम लोग नया उगाएं, तो इसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। तो एज इट इज़ सेम टू सेम बिल्कुल कार्बन कॉपी जो है क्लोनिंग हो जाती है प्लांट्स की। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के हद तक है, इंसानों में जो है ये ऐसा नहीं होता। अगर इंसानों में क्लोनिंग का प्रोसेस होता तो फिर तो सारे बिल्कुल एज इट इज़ सेम टू सेम इंसान पैदा हो जाते। तो ये प्लांट्स के अंदर जो क्लोनिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल वो है अवेलेबल है और मुमकिन भी है। अ मेथड इन विच होल प्लांट ग्रोज बाय कल्चरिंग स्मॉल पीसेज ऑफ टिश्यूज़ ऑफ पेरेंट और इवन बाय अ सिंगल पेरेंकाइमा सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें जितने भी सूटेबल कंडीशंस होती हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं एक प्लांट को उगाने के लिए वो ऑलरेडी प्रोवाइड होते हैं। हमने क्या करना होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है जैसे कुछ जो दरख्त होता है, हमने उसके कोई से भी हमने स्मॉल उसका पीस, उसके टिश्यू का स्मॉल पीस ले लें, यहाँ पे एक सिंगल उसके पेरेंकाइमा सेल भी ले लें और उसमें डाल लें। तो क्या होता है, प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, अ सेल विद फुल जेनेटिक पोटेंशियल टू प्रोड्यूस और एन ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि उनके प्लांट सेल्स के अंदर पूरी की पूरी जेनेटिक पोटेंशियल होती है, फुल जेनेटिक पोटेंशियल होती है कि वो एक नया जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो इन 1950 अ कैरेट वॉज प्रोड्यूस बाय फ्रेडरिक स्टेवर्ट फ्रॉम अ सिंगल कैरेट फ्लोएम सेल। अच्छा, 1950 में जो फ्रेडरिक स्टेवर्ट हैं इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया, तो 1950 में फ्रेडरिक स्टेवर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सिंगल कैरेट के फ्लोएम सेल से एक पूरी कैरेट को प्रोड्यूस किया, विच वाज पुट इन एन आर्टिफिशियल मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक शुगर, मिनरल्स एंड वाइटामिन विद कोकोनट ऑयल। और उन्होंने ये सब किया कैसे, उन्होंने जो एक कैरेट का फ्लोएम सेल है उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखा, और आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो कि एक कैरेट को उगने के लिए चाहिए, जैसा कि शुगर, मिनरल्स और वाइटामिन और कोकोनट ऑयल भी।
सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड कैलस। और फिर ऐसा हुआ कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही जो है वो सेल डिवाइड होता है और मतलब कि अलग अलग जो सेल्स है वो बना देता है, जिसको हम लोग कैलस भी कहते हैं। तो द कल्चर ऑल्सो स्प्राउट शूट एंड रूट्स विद फुली डिफरेंशिएटेड सेल्स। और हम क्या देखते हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कि जो सेल्स हैं वो शूट भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं, रूट्स भी प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। द टेस्ट ट्यूब leaflets can then be transferred into soil to continue their growth। अब क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ही रूट्स भी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो गई होती हैं और सेल की डिवीज़न भी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये सब हो जाता है तो अब जो है वो प्लांट, छोटा सा जो प्लांट हमने उगाया होता है वो इस काबिल हो जाता है कि हम उसको मिट्टी के अंदर लगा दें और वो जो है एक पूरा दरख्त बन सके। तो टिश्यू कल्चर इज़ यूज फॉर प्रोपगेटिंग और ऑर्किड्स एंड ऑल्सो फॉर क्लोनिंग पाइन ट्रीज़। तो जितने भी अलग अलग जो ट्रीज़ हैं उनको अगर कोई मतलब कि अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अच्छे फ्रूट्स देता है कोई भी दरख्त, तो उसको जो है वो क्लोन करके बिल्कुल एज इट इज़ जो है उसकी तरह का प्लांट बनाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है, अल्कैप्टोनूरिया। तो सवाल आपके पास ऐसे आता है कि राइट अ नोट ऑन अल्कैप्टोनूरिया। तो अल्कैप्टोनूरिया क्या होता है हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या ये होता है। इसके बाद हमने इसका जो इसके बाद जो है एक दूसरी भी डिज़ीज़ है जिसका नाम है फिनाइलकीटोनूरिया। इसके बाद हम वो पढ़ेंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग अल्कैप्टोनूरिया की जान नज़र दौड़ाते हैं कि अल्कैप्टोनूरिया क्या होता है। तो आए हम लोग अपने जो आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है अल्कैप्टोनूरिया की हेडिंग डालनी है। तो देखते हैं, इन अल्कैप्टोनूरिया पेशेंट्स यूरिन रैपिडली टर्न्स इनटू ब्लैक ऑन दी एक्सपोजर ऑफ एयर। तो अल्कैप्टोनूरिया में क्या होता है कि जो पेशेंट का यूरिन होता है वो बिल्कुल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है जब वो एयर से एक्सपोज हो, हवा के साथ जब एक्सपोज होता है तो पेशेंट का यूरिन जो है जल्दी जो है ब्लैक कलर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो सच यूरिन कंटेन्स होमोजेंटेसिक एसिड अल्कैप्टोन विच इज़ ऑक्सीडाइज्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो जो अल्कैप्टोनूरिया से जो पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं तो उनके यूरिन के अंदर एक होमोजेंटेसिक एसिड होता है जिसको हम लोग अल्कैप्टन भी कहते हैं, जो कि जब एयर के साथ एक्सपोज होता है, जब हवा के साथ एक्सपोज होता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इन नॉर्मल इंडिविजुअल होमोजेंटेसिक एसिड इज़ ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जैसे हम इंसान हो गए, हम लोग हैं, हम नॉर्मल हैं, जितने भी नॉर्मल लोग हैं तो हमारे अंदर भी होमोजेंटेसिक एसिड होता है, लेकिन जो होमोजेंटेसिक एसिड है वो बिल्कुल सिंपलर छोटे छोटे सब्सटेंसेस के अंदर वो ब्रेक डाउन हुआ होता है। बट अफेक्टेड पर्सन अनेबल टू कैरी आउट दिस ब्रेक डाउन। लेकिन जो अफेक्टेड पर्सन अल्कैप्टोनूरिया से जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो इस ब्रेक डाउन को कैरी आउट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका जो यूरिन है वो ऑन द एक्सपोजर ऑफ एयर क्या होता है, ब्लैक कलर की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो कॉज क्या है इसकी? गैरेट कंक्लूडेड दैट द पेशेंट सफ़र फ्रॉम अल्कैप्टोनूरिया लैक्स द नेसेसरी एंजाइम विच कैटलाइजेज दिस ब्रेकडाउन। तो गैरेट एक साइंसदान थे, तो गैरेट ने ये बताया कि जो भी पेशेंट्स जो हैं वो अल्कैप्टोनूरिया से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होता जो कि इस ब्रेकडाउन के काम आए। जैसे हमारे हैं, हम लोग जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हमारे जो है हमारे उस सिस्टम के अंदर जो है एंजाइम होता है जो कि कैटलाइज करके इस एंजाइम को ब्रेक डाउन, ये जो होमोजेंटेसिक एसिड है ना, होमोजेंटेसिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन अल्कैप्टोनूरिया के पेशेंट्स में ये जो एंजाइम होता है वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से जो होमोजेंटेसिक एसिड है वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। तो द इनहेरिटेड डिसऑर्डर रिफ्लेक्ट्स टू एंजाइम डेफिशिएंसी। और ये डिसऑर्डर जो होता है ये एंजाइम की कमी की वजह से ये पाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अल्कैप्टोनूरिया की समझ आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने, और इसी चैप्टर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फिनाइलकीटोनूरिया। तो फिनाइलकीटोनूरिया क्या होता है हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इन दिस हेरिडिटरी कंडीशन द इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स एंड फिनाइलएलेनिन।
तो इस वाले कंडीशन में क्या होता है, ये हेरिडिटरी कंडीशन है, मतलब कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगने वाली ये एक बीमारी है, एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं वो अमाइनो एसिड को और फिनाइल एलेनाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो अमाइनो एसिड उनकी बॉडी में और फिनाइल एलेनाइन जो है वो ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इस पेशेंट से जो सफ़र कर रहे होते हैं, इस डिज़ीज़ से जो सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो ना अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन कर पाते हैं और ना ही फिनाइल एलेनिन ब्रेक डाउन कर पाते हैं। तो इन सच इंडिविजुअल्स दिस अमाइनो एसिड्स बिकम एक्यूमुलेटेड इन ब्लड स्ट्रीम। अब जो अमाइनो एसिड है और फिनाइल एलेनिन है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो ये जो अमाइनो एसिड्स है वो उनकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाकर घुल मिल जाते हैं, ये जो अमाइनो एसिड्स हैं। ऑल्दो इट डज नॉट अफेक्ट एडल्ट्स बट इन इन्फेंट्स दिस एक्यूमुलेशन लीड्स एन इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन सेल्स। तो इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन एडल्ट्स के अंदर हो जाए तो एडल्ट्स को तो एज सच कोई अफेक्ट नहीं करता, कोई मसला नहीं होता उनके साथ। लेकिन अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स की बात हो रही है, जो छोटे छोटे बिल्कुल पैदा हुए बच्चे होते हैं, तो उनके साथ अगर पैदा होते ये कंडीशन हो जाए तो क्या होता है कि ये जो अमाइनो एसिड जो एक्यूमुलेट हो जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, तो ये जो ब्रेन सेल की डेवलपमेंट है उसके अंदर इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन है वो भी डैमेज हो सकती है और जो बच्चा है वो मतलब कि दिमाग जो उसका है वो सही नहीं होता। तो ऐसे मतलब कि ये कंडीशन हो सकती है। तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, इंडिविजुअल सफ़र सिवियर मेंटल रिटार्डेशन, और जो बच्चे जो बच्चा है वो मेंटल जो है वो ग्रो करता है, उसका दिमाग जो है वो सही से काम नहीं कर रहा होता। तो सिम्टम इसके ये हैं कि जो भी इंसान होता है वो मेंटल रिटार्डेशन, उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो बिल्कुल आउट हो जाता है। एंड द इंडिविजुअल रेयरली लिव्स मोर देन 30 ईयर्स, और जो भी इस कंडीशन से गुजर रहा होता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 30 ईयर्स ही जी सकता है, इससे ज़्यादा जिनका लाइफ स्पैन है वो नहीं होता। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, दिस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड न्यूट्रिशनली एंड देन इंडिविजुअल कैन डेवलप एंड मैच्योर नॉर्मली। तो इस ट्रीटमेंट का क्या है कि इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट का यही है कि न्यूट्रिशनली मतलब कि काफ़ी जो मेडिसिन हैं वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उस मेडिसिन को लेकर ये जो डिज़ीज़ है ये ख़त्म की जा सकती है और जो इंडिविजुअल है या पेशेंट है वो अपनी जो ज़िंदगी है उसको नॉर्मल तरीके से गुजार सकता है। तो ये जो थी हमने दो डिजीज़ पढ़ी, अल्कैप्टोनूरिया एंड फिनाइलकीटोनूरिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टारगेट पेपर के मुताबिक है वो है आपका जीन पूल है, और जीन पूल अगेन जो वाला क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जो लास्ट वीडियो है जो पार्ट 2 मैंने बनाया था सेकेंड ईयर बॉटनी का, तो उसके अंदर मैं आपको जीन पूल की भी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी जाकर, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं मैंने आपको लॉन्ग के 2 पार्ट्स करवाए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो पूरे टोटल 3 पार्ट्स के अंदर कवर हुए हैं। आप ये 3rd पार्ट देख रहे हैं तो पूरा आप उसको गो थ्रू कर लें, अच्छे से समझ लें, तो ये है कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आपको एक एक जो क्वेश्चन है उसका डिटेल में आंसर अच्छी वर्डिंग के साथ मिल जाएगा, और जो मैं आपको ये आंसर्स करवा रहा हूँ तो एज इट इज़ अगर आप यही लिख के आए तो 100% जाका पेपर है, आप 100% पेपर अटैम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे और आपको हर एक सवाल पर बिल्कुल जो मार्क्स हैं वो 100% मिलेंगे, क्योंकि इसको जो टू द पॉइंट, इस पर जो मैं आपको करवाता हूँ टू द पॉइंट वर्डिंग लिखी हुई है, और ये मैंने खुद अपने हाथों से सारे जो हैं ये जो आंसर्स हैं मैंने खुद लिखे हैं। तो भाई जीन पूल तो मैंने करवा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये चैप्टर नंबर 1 का सवाल है, तो आए हम लोग उस सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट सवाल है वही होता है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, राइट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी बहुत बेसिक सवाल है आपके सेकेंड ईयर बॉटनी का, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जो मतलब कि हर साल जो है वो तकरीबन ये सवाल आता ही है। तो ये लाजमी आपने याद करना, जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे ही जो हैं वो क्वेश्चन आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा जो टारगेट पेपर है लॉन्ग का और शॉर्ट का अगर आपने सारा अच्छे से याद कर लिया तो 100% ये मेरी गारंटी है कि आप सारे जो अपना पेपर है पूरा वो 100% अटैम्प्ट करने के लायक हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस इज़ अ सेट ऑफ regulatory mechanism in which internal conditions of the body
आर रेगुलेटेड एंड प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो होम्योस्टैसिस भाई एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है हमारी इंटरनल बॉडी का, जिसके अंदर जितने भी हमारी इंटरनल कंडीशंस है उसको रेगुलेट किया जाता है और प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? होम्योस्टैसिस कहा जाता है। तो होम्योस्टैसिस इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस क्या है? तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टैसिस आर फर्स्ट ऑस्मोरेगुलेशन, सेकंड एक्सक्रीशन एंड थर्ड थर्मोरेगुलेशन। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं इनको। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? तो द प्रोसेस इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल डिटरमिन्ड बाय रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सेल का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे डिटरमाइन किया जाता है बाय रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एक्सक्रीशन। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस सब्सटेंस, अनवांटेड या टॉक्सिक एंड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीशन क्या होता है कि कोई आपको जो एक्सेस सब्सटेंस होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको रिमूव करना, या अनवांटेड या कोई भी जहरीला जो होता है आपका सब्सटेंस होता है, या मेटाबॉलिज्म जो आपके इंटरनली हो रही होती है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सक्रीशन कहा जाता है, जो कि आपको पता भी है। तो फिर आ जाता है थर्मोरेगुलेशन, द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो हमारा टेम्परेचर जो रेगुलेट रहता है वो कभी कभी बुखार हो जाए वो अलग होता है। वैसे जो है नॉर्मली देखा जाए तो हमारा जो टेम्परेचर है वो एक ही जगह पर रुका होता है, 98 तक होता है। तो जो इस प्रोसेस को जो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर होती है इस प्रोसेस को थर्मोरेगुलेशन कहा जाता है। तो ये भी आपका जो सवाल है वो यहाँ जाकर कंप्लीट होता है। अब बिल्कुल लास्ट जो है वो रह गया है बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम जो है वाला सवाल आप लोगों का रह गया है। फिर जो आपका जो पूरे सेकंड ईयर बॉटनी है वो टारगेट पर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो भाई हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल आंसर की जानिब। तो आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो अ टाइम मेजरिंग सिस्टम विच कंट्रोल्स ऑल द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक। अच्छा, ऐसा टाइम मेजरिंग सिस्टम जो कि जितना भी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करे, ऐसा सिस्टम तो उसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अगर इसकी एग्जांपल हम लोग देख लें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई मैं आपको दोबारा ये समझा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आई तो भाई हमारे जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर एक टाइम मेजरिंग सिस्टम होता है जो कि जितनी भी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल करता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो it has long been known that the leaflets of plant opens at daytime and close at night. This rhythmic movement has been to continue even if the plant is placed in total darkness. तो भाई हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बल्कि तमाम ऐसे ही हैं कि जब दिन के टाइम हम लोग देखें तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ओपन होते हैं, लेकिन जब नाइट में देखें, रात में देखें तो जो उनके लीव्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज़ हो चुके होते हैं। तो ये एक रिदमिक मूवमेंट होती है टाइम के साथ। लेकिन जब हम लोग अगर किसी भी प्लांट को बिल्कुल अंधेरे में रख लें, टोटल डार्कनेस में रख दें, उसको बिल्कुल भी रोशनी प्रोवाइड ना करें, तो फिर भी ये जो प्रोसेस है ये होता रहता है। डे के टाइम पे अगर उसको रोशनी ना भी मिले फिर भी जो प्लांट है वो ओपन रहता है, और नाइट के टाइम पर भी वो क्लोज़ हो जाता है। तो ये एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहती है। किस वजह से? बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से, जो कि प्रोसेस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये पूरा हो गया बायोलॉजिकल क्लॉक। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है सर्केडियन रिदम। तो हम लोग जल्दी से सर्केडियन रिदम पढ़ लेते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन रिपीट देयर बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 24 आवर्स इस कॉल्ड सर्केडियन रिदम। अच्छा, कोई भी ऐसी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी कोई भी बायोलॉजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हर 24 घंटे बाद जो भी परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उस एक्टिविटी को सर्केडियन रिदम कहा जाता है। तो यहाँ पर जाकर आपका जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, और फाइनली तकरीबन हमने 5 वीडियोस इस पर बनाई हैं, और फाइनली जाके इतना ये लंबा चौड़ा जो सेकेंड ईयर बॉटनी का जो टारगेट पेपर है वो हमने उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। अब जो है आप अच्छे से बैठ कर तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो 2 वीडियोस हैं
2 पार्ट्स हैं वो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के अपलोड हुए हैं, और टोटल 3 पार्ट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अपलोड हुए हैं ऑफ सेकंड ईयर बॉटनी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, जितने भी आपने लेक्चर देखे हैं आपको हर एक लेक्चर की समझ आई होगी। मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखें, अगर 5 वीडियोज़ लगी है ना हमारे एक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको देखें एक एक लाइन समझा रहा हूँ। तो ये मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको वैसे भी जिसके आंसर्स हैं वो प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने चाहा कि नहीं यार, मैं आप लोगों को एक एक लाइन समझाता हूँ ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से बिल्ड हों और आप अच्छे से जो सवालात हैं उनको याद करने के लायक हो पाएँ। तो ये मेरा एक गोल था, तो आप भी मेरे गोल को अचीव करें। मेरा गोल ये है कि मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपना सपोर्ट लाजमी शो किया करें। कमेंट सेक्शन में आपको लेक्चर कैसा लगा लाजमी बताया करें, इससे मुझे पता चलता है कि हाँ भी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़िंदा हैं और लेक्चर्स देख रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।